मियाँ के कदम तट रेखा पर धूल की तरह फिसलते थे, पर उसकी नजरें ठंडी और तैयारी वाली थीं। एक रात पहले तक उसकी जिंदगी शहर की छोटी छोटी चिंताओं तक सीमित थी, कॉलेज, पेरेंट्स से तकरार और बचपन की कुछ अधूरी यात्राएं। पर वही रात समुद्र ने उसकी दुनिया पलट दी। एक तेज तूफान ने जिस छोटे फेरी बोट को उथले पानी से निकालकर खुली लहरों में फेंका, वो पल मियाँ के लिए किसी डरावनी परिकथा का आरंभ था। बोट घूमा, फिसली और फटकर किसी अनजान द्वीप के शैवाल छिपे किनारे पर फंस गई। तब तक अंधेरा था और मियाँ को केवल दूरी पर टूटे हुए जहाज के लाइट्स और अपने भीतर धड़कती आवाजें सुनाई दे रही थीं कि जीना है, रोना नहीं। उसकी एक हाथ में बैग था जिसमें पानी की एक बोतल, एक छोटी टॉर्च और उसकी माँ का दिया हुआ एक सोने का कबूतर आकार का लॉकेट था। लॉकेट उसकी हिम्मत की याददाश्त बनकर बाकी था। अगले दिन सूरज उगा तो द्वीप की असली शक्ल सामने आई। ऊंचे पेड़, कुछ झाड़ियों की घाटियां, एक तंग नदी जो अंदर की ओर जाती दिख रही थी और दूर दूर तक मानव निर्मित कोई निशान नहीं। मियाँ ने धीरे धीरे बोट को किनारे धकेला, सांस भरी और खुद को बताया, पहला काम पानी और छिपने की जगह। उसने समुद्र से थोड़ी सी नमक मिट्टी साफ कर बोतल के ढक्कन खोला और पानी पी। तरस भरी प्यास उसे आगाह कर गई कि समुद्री पानी नहीं पीना। मियाँ ने आसपास देखा, तट पर बिखरी लकड़ियां, कुछ टूटी हुई डिब्बियां और एक छोटी सी पत्थर की चट्टान जहां से उसने आश्रय बनाने की सोची। उसकी नजर एक ऊंचे पेड़ पर लगी जिसमें टहनियों का ऐसा नेटवर्क था जैसे कोई सीढ़ी बन गई हो। उसने टहनियों के सहारे थोड़ी ऊंचाई बनाई और एक अस्थायी आश्रय की शुरुआत की। रात में ठंड बहुत बढ़ गई, पर उसने अपने कपड़ों से लेयर बनाई और कबूतर लॉकेट को छाती पर कस लिया। माँ की आवाज उसकी हिम्मत बनी रही। समय के साथ मियाँ ने खुद को छोटे छोटे कामों में बांट लिया। हर सुबह नदी से मीठा पानी ढूंढना, शाम को पत्तों से आग जलाने की कोशिशें और दिन भर खाने की तलाश। खाने के लिए उसे शुरुआती दिनों में समुद्री जेली, कुछ चूहे सा दिखने वाला पक्षी और पत्तियों पर पलते कीड़े मिलते। कभी कभी वो भूख की तेज चुभन से चिल्ला उठती, पर उसके अंदर एक अजीब सी दृढ़ता थी। हर दिन उसने खुद से माना कि हार नहीं माननी। एक दो हफ्तों में मियाँ ने देखा कि द्वीप पर वो अकेली नहीं है। सुबह के समय एक छोटी सी बस्ती के निशान, मिट्टी में आग की राख, एक पुराना कैंप फायर और कुछ टूटे हुए बर्तन। सबने उसे बता दिया कि कभी कोई आया था। कागजों के टुकड़े नहीं, पर हस्ताक्षर जरूरी नहीं थे। मनुष्यता की उपस्थिति वहां थी। इस खोज ने मियाँ को बैक ट्रैक करने के लिए प्रेरित किया। शायद किसी और की उम्मीद का चिन्ह मिलेगा। एक दिन नदी के पास उसने एक पुराना बांस सा जाल और पास में कुछ लकड़ी के छल्ले देखे, शिकार के निशान। और थोड़ी दूर पर सुनसान परंतु स्पष्ट पैर के निशान जो पानी किनारे से जंगल की ओर जाती थी। मियाँ ने उन निशानों का पीछा किया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उम्मीद और डर उभर कर उसमें समा रहे थे। निशान कुछ समय के बाद दो हिस्सों में बंट गए, एक अंदर की तरफ, एक ऊपर की तरफ। उसने अंदर का रास्ता चुना और जैसे जैसे वो गई, जंगल की धूप से बचकर बनी ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी हड्डियां हल्की हुईं। वो अपने आप से खुद को बार बार पूछती, अगर कोई और है तो क्या वो दोस्त होगा या दुश्मन? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमी पर स्पष्ट, हाँ तुम भी यहां हो? मियाँ ने सिहरन से अपने कदम रोके। एक परछाई सा व्यक्ति पेड़ के पीछे दिखाई दिया। एक औरत, उम्र लगभग मियाँ जितनी, बाल लटके हुए, हाथ में एक पुराना चाकू। वो घबराई नहीं लग रही थी, पर उसकी आंखों में वर्षों की कठिनाई थी। दोनों ने दूरी बनाई, फिर धीरे धीरे पास आए और बिना किसी भय के बातें शुरू कर दी। उस औरत का नाम राहुला नहीं बल्कि नीमा निकला। उसने बताया कि वो यहां कुछ महीनों से फंसी थी, किसी अलग जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद। उसने भी उसी द्वीप की खतरनाक रातों और डरावने दिनों की कहानियां बताईं, मगर उसकी आवाज में संभाल था, अनुभव था। मियाँ की आंखों में राहत और भय दोनों थे। राहत क्योंकि अकेलापन टूट गया, भय क्योंकि किसी और की मौजूदगी हमेशा चुनौती लेकर आती है। संसाधन बांटना, निर्णय लेना और कभी कभी असहमति भी। अगले कुछ दिनों में दोनों ने साथ मिलकर काम किया। पानी उबालना, खेती सा करना, छोटी छोटी जगहों में दाने जमा कर मिट्टी में दबाना और रात में एक दूसरे की कहानियों को सुनना। पर द्वीप ने अपनी सख्ती नहीं छोड़ी। एक रात अचानक एक तेज तूफान आया और आश्रय के भीतर लगने वाली आग कुछ समय के लिए बुझ गई। मियाँ ने देखा कि नीमा ने
बेधड़क अपने शरीर को ढूंढकर एक छोटा सा संचार संदेश रखा, एक पुराना रेडियो जिसे उसने समुद्र के पार से उठाया था और टूटा होने पर भी उसने उसके अंदर कुछ तार सहेजे थे। कभी कभी केवल उम्मीद की एक कड़ी ही काम आती है, नीमा ने कहा, और मियां ने उस कड़ी को अपनी जान से भी ज्यादा महत्व दिया। पर यहां कहानी सिर्फ भौतिक संघर्ष नहीं थी, ये मियां की भीतरी यात्रा भी थी। वो उस शहर की लड़की जो छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाती थी, अब हर दिन छोटे छोटे निर्णय ले रही थी। किस जड़ को खाने लायक समझना, किस रिश्ते को बचाना और किस डर का सामना करना। हर धड़कन में वो अपने भीतर की हिम्मत ढूंढ रही थी। नीमा ने उसे सिखाया कि डर को समझें, उसका सम्मान करें, पर उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। मियां ने सीखा कि असली साहस केवल शारीरिक नहीं होता, ये रोजमर्रा के छोटे छोटे चुने हुए फैसलों में छिपा होता है। दूर क्षितिज पर एक छोटी सी काली आकृति दिखाई देती है। क्या वो किसी जहाज की परछाई है? मियां की आंखों में उम्मीद और डर का मिश्रण था। उसने अपने लॉकेट को अपनी हथेली पर दबाया और कहा, अगर वो सच है तो हम दोनों साथ बचेंगे। वहीं नीमा ने एक मुस्कान दी, थकान, सहमति और एक नई शुरुआत की मुस्कान। सुबह का सूरज धीमा धीमा उग रहा था। समुद्र पर उभरती हुई कोहरे जैसी रेखाएं और किनारे पर फैली हुई रेत की ठंडक, सब कुछ जैसे पहले के मुकाबले थोड़ा शांत था। मियां और नीमा ने पिछली रात की घटनाओं से कुछ नहीं समझ पाई थी। काली आकृति जो क्षितिज पर दिखी थी अब फिर गायब हो चुकी थी, पर दोनों के दिल में एक आग सी जल रही थी, बाहर निकलने की, सच का सामना करने की और खुद के लिए निर्णय लेने की। कुछ दिनों बाद उन्होंने रेडियो के टूटी हुई तारों को जोड़ने की कोशिशें तेज कर दी। नीमा ने समुद्री तारों में से कुछ इलेक्ट्रिक कंडक्टर निकाले थे जिन्हें उसने किसी पुराने जहाज के अवशेषों से पाया था। मियां ने अपने भीतर के डर को पीछे रखकर सतर्कता से छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ा। हर एक जोड़ वो सिखाती थी कि कैसे उम्मीद छोटी कोशिशों से जन्म लेती है। मगर रेडियो ने केवल फुर्सतों में फुसफुसाते हुए कुछ ब्रॉडकास्ट की आवाज दी, टूटी फूटी तरंगें, मौसम की बयांगी और कभी कभी अस्पष्ट शब्द जिन्हें समझ पाना मुश्किल था। फिर भी उसके पास अब संकेत थे, दुनिया कहीं बाहर थी और मदद की संभावना थी। द्वीप पर जीवन आसान नहीं था। एक दिन मियां ने चिड़ियों के एक झुंड को पकड़ने की कोशिश की और एक तेज चोट खा ली। एक कांटा उसके पैर में चुभ गया। नीमा ने बिना घबराए उसे संभाला, जख्म साफ किया और पत्तों की पट्टी बांधी। उस वक्त मियां को एहसास हुआ कि नीमा सिर्फ साथी नहीं, एक परिवार की तरह बन चुकी थी, कोई जिसने उसे तब भी सहारा दिया जब दुनिया ने उसे अकेला कर दिया था। नीमा की आंखों में ठहराव था, अनुभव था, पर मियां ने देखा कि उसके भीतर भी कुछ टूटन थी, किसी खोए हुए रिश्ते या कोई पुराना गम जो वो अक्सर रात में अकेले बैठकर दिखाता था। एक शाम दोनों ने द्वीप के अंदर गहरे जाकर एक बड़ी गुफा खोज निकाली। गुफा के अंदर कुछ पुरानी पेंटिंग्स के निशान थे, जैसे किसी ने वहां पुरानी कहानियां लिखी हों। दीवारों पर चित्रों में नौकाएं, लोग और समुद्र की लकीरें थीं, मानो ये द्वीप पहले किसी व्यापारिक मार्ग का हिस्सा रहा हो। साथ ही गुफा में एक लोहे का पैकेट मिला। उस पैकेट में कुछ दस्तावेज और एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर द्वीप का एक हिस्से पर लाल निशान था जो फ्रेश वाटर के पास दिख रहा था, एक ऐसी जगह जहां मीठे पानी का स्रोत हो सकता था। दोनों की आंखों में एक नई चमक आ गई, ये पानी की समस्या का हल हो सकता था। नक्शे और दस्तावेजों ने उन्हें कुछ और भी बताया कि द्वीप पर पहले लोग आए थे, बसे थे और फिर किसी कारण से चले गए थे। दस्तावेजों में एक छोटी सी डायरी का पन्ना मिला जिसमें लिखा था, हमने सोचा था कि हम यहां बस जाएंगे, पर समुद्र ने हमसे ज्यादा कुछ मांगा। मियां ने हाथ से वो पन्ना सहलाया और खुद से कहा, हम यहां बसने नहीं आए हैं, हम वापस लौटना चाहते हैं। पर वापस लौटने का मतलब था जोखिम, एक बार समुद्र में जाना और शायद फिर वही तूफान। दोनों ने तय किया कि पहले पानी और शरण स्थल की व्यवस्था पूरी करेंगे, फिर सुगमता से बाहर निकलने का तरीका सोचेंगे। तभी द्वीप पर एक अजीब सी हलचल आई। रात के समय कुछ जानवरों की आवाजें और सुबह के पहले सुनसान में कुछ नई पगडंडियां। उन्होंने पाया कि द्वीप पर एक अन्य इंसान का भी आगमन था, एक पुराना मर्द जिसका नाम अरविंद था। अरविंद ने बताया कि वो कुछ महीने पहले अकेले आ गया था। वो शांत था, पर उसकी आंखों में डर और पागलपन की परछाई थी।
किसी भी गलती में वो अचानक गुस्सा कर देता, पर जरूरतों ने उन्हें साथ काम करने को मजबूर कर दिया। तीनों ने मिलकर बड़े फैसले लिए। अरविंद ने बताया कि उसने भी एक छोटे से संकेतक बैनर बनाया था ताकि समुद्र में निकलने वाले किसी जहाज को दिखाया जा सके। उसने लकड़ी और जले हुए कपड़ों से एक बड़ा सिग्नल रखा था जो दिन में धुआं और रात में आग के जरिए दृष्टिगोचर हो, पर यह तब तक काम नहीं आता जब तक उसके पास ईंधन रहे। समय के साथ छोटे छोटे संघर्ष और भी आए, संसाधनों की कमी और आखिरकार विश्वास का सवाल। एक दिन अरविंद और नीमा के बीच तेज बहस हुई असाइनमेंट और जिम्मेदारियों के बंटवारे पर। अरविंद चाहता था कि वे बहुत जोखिम लें, जहर जैसी चीजों का उपयोग करें, पर नीमा ज्यादा सतर्क थी। मियां ने बीच में आकर हल निकाला। हम सब मिलकर निर्णय लेंगे, एक एक कदम पर बहस नहीं, समझौता होगा। ये शब्द उन दोनों के लिए एक दर्पण की तरह था जिसमें वे अपनी असलियत देख सकें कि अकेलेपन में किस तरह का व्यक्ति बनते हैं और साथ मिलकर कैसे बदलते हैं। एक सप्ताह के बाद रेडियो ने एक साफ संकेत दिया। किसी तटवर्ती सुरक्षा टीम ने पैच में आवाज छोड़ी, ये द्वीप एक्स संदिग्ध क्षेत्र, नाम कोई जवाब दे। मियां, नीमा और अरविंद ने आपस में तुरंत योजना बनाई। उन्होंने सिग्नल को नया रूप दिया, बड़े से लकड़ियों से एक विशाल क्रॉस बनाया और मध्य में एक बड़ा आग का स्तंभ रखा। अरविंद ने समुद्र की दिशा का मान जरा बदल दिया ताकि सिग्नल जहाजों की लाइन में दिखे। रात के समय उन्होंने सारी शख्सियत और उम्मीद को आग में झोंककर एक संकेत दिया। मियां ने देखा कि उसके दिल की हर धड़कन उम्मीद से भर गई थी। शायद आज कोई आईना दिखे जिसमें वे सभी देख सके कि वे क्या बन गए हैं। अगले दिन समुद्र पर एक छोटी सी नौका की परछाई ने जीवन में एक नया मोड़ लाया। आवाजें सुनी गईं और दूर से किसी ने पुकारा, हेलो, क्या कोई है? हम तटीय सुरक्षा हैं। मियां की आंखें भर आईं। उन्होंने धैर्य से अपनी सारी ऊर्जा निकाली और सिग्नल को और बड़ा किया। जब तटवर्ती टीम आई तो उन्होंने देखा कि 3 लोग जीवित थे और एक संभाला हुआ रेडियो भी था। बचाव टीम ने उन्हें आराम और चिकित्सा दी। मियां ने उस पल में खुद को नहीं पहचाना। वो रोई तो नहीं, पर उसकी आंखें कुछ कह रही थीं। मैं बदल चुकी हूं। बचाने के बाद का जीवन आसान नहीं था, पर नई दुनिया में लौटना भी अलग था। अस्पताल के कमरे में लेटे हुए मियां ने महसूस किया कि उसके शरीर के साथ साथ उसका मन भी बदला था। शहर की छोटी छोटी बातें अब उन्हें हल्की लग रही थीं। उसने नीमा और अरविंद की याद में एक खास नोट लिखा, एक वादा कि वो कभी भी छोटी परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेकेगी।